नमस्कार, मैं अजय कुमार। जिस धंधे में सब मंदे रह जाते हों, वह धंधा ही क्यों किया जाए। अगर धंधा ऐसा है तो कोई बाप ये क्यों चाहेगा कि उसका बेटा भी यही धंधा करे। बिल्कुल आप ठीक समझे कि अगर खेती किसानी घाटे का सौदा है तो सरकार इसमें पैसे क्यों लगाए। खेती किसानी में भारत की 50% से अधिक आबादी लगी हुई है, लेकिन भारत की कुल जीडीपी में यानी कि कुल आय में इसका योगदान 16 से 17% के आसपास रहता है। प्रधानमंत्री के वजीफे सहित भारत में किसान की औसत मासिक कमाई 6,000 रुपए से ज़्यादा नहीं हो पाती है। यह 200 रुपए रोज की दिहाड़ी है, जो कि न्यूनतम मजदूरी से भी कम है। 2018 में तकरीबन 11,000 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की। 90% किसान खेती के बाहर अतिरिक्त दैनिक कमाई पर निर्भर हैं। ग्रामीण आय में खेती का हिस्सा केवल 39% है, जबकि 60% आय गैर कृषि कामों से आती है। खेती से आय गैर कृषि कामगार की कमाई की 1/3 है। अगर खेती की स्थितियां इतनी बुरी है तो क्यों नहीं खेती सरकार इससे अपना हाथ पीछे खींच ले, इसे कॉन्ट्रैक्ट और कॉरपोरेट के हवाले कर दिया जाए। इसलिए क्यों न कहा जाए कि सरकार द्वारा प्रस्तावित खेती किसानी से जुड़े 3 नए कानूनों पर जो विरोध हो रहा है वह विरोध गलत है। क्यों न यह कहा जाए कि सरकारी हस्तक्षेप से चलने वाली खेती किसानी घाटे का सौदा है। सरकार पर बोझ अधिक बढ़ रहा है। सरकार को इसे पूरी तरह से आजाद कर देना चाहिए। अपने सभी तरह के आग्रह पूर्वाग्रहों को छोड़कर अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो तर्क तो वाजिब है कि खेती घाटे का सौदा है, लेकिन सवाल निष्कर्ष का है कि अगर खेती घाटे का सौदा है तो क्या खेती से सरकार को खुद को अलग कर लेना चाहिए। क्या किसी भी तरह के सरकारी हस्तक्षेप की खेती में जरूरत नहीं है। क्या खेती का कॉर्पोरेटाइजेशन कर देना चाहिए। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने की सफर पर चलते हैं। इसका जवाब ढूंढने से पहले एक अच्छी दुनिया का प्रस्थापना बना लेते हैं। हम सब एक ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें सबको काम मिले, काम का वाजिब दाम मिले और जीने लायक जिंदगी मिले, और इस जिंदगी का बेहतर से बेहतर विकास होता रहे। इसे ही पाने की जद्दोजहद में हम रात दिन लगे रहते हैं। इस लिहाज से हम यह कह सकते हैं कि ठीक है कि ऐसा ही माहौल खेती किसानी में भी होना चाहिए। अब खेती किसानी पर आने से पहले भारत में लागू किए गए उस उदारीकरण का हाल समझ लेते हैं, जिसकी जड़ों की वजह से खेती किसानी से इतर दूसरे क्षेत्र सरकारी हस्तक्षेप से पूरी तरह से आज़ाद कर दिए गए और कॉरपोरेट की एंट्री हुई। अगर इन क्षेत्रों में कॉरपोरेट की वजह से लोगों की जिंदगी सुधरी होगी तो यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कृषि क्षेत्र में भी कॉरपोरेट के आने से किसानों की जिंदगी सुधरेगी। साल 1991 में मनमोहन सरकार ने बड़ी धूमधाम से भारतीय बाजार पर लगे कई तरह के सरकारी हस्तक्षेप को ढीला कर दिया। एक लिहाज से कहा जाए तो भारतीय बाजार को सरकारी कंट्रोल और रेगुलेशन से स्वतंत्र कर दिया। तब से लेकर अब तक आर्थिक मसलों पर लिखने वाले तमाम विश्लेषकों ने उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का जमकर पक्ष लिया है। इस पक्षपाती रवैया का फायदा यह हुआ है कि बहुत सारे लोगों के बीच यह भ्रम फैल चुका है कि लिबरलाइजेशन के बाद नौकरियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जबकि सच्चाई यह है कि यह एक तरह का मिथक है। आरबीआई की वार्षिक रोजगार बढ़ोतरी दर के आंकड़े बताते हैं कि यह दावा कि लिबरलाइजेशन के बाद नौकरियों में बढ़ोतरी हुई है पूरी तरह से गलत है। साल 1981 से लेकर 1990 तक नौकरियों की बढ़ोतरी की वार्षिक वृद्धि दर 1.7% थी। साल 1991 से लेकर 2000 तक नौकरियों की वार्षिक वृद्धि दर 1.5% थी। साल 2000 से लेकर 2010 तक नौकरियों की बढ़ोतरी दर 1.3% हो गई, और साल 2010 के बाद लेकर 2016 तक स्थितियां और बुरी हुई और नौकरियों की बढ़ोतरी दर 1% से भी घटकर 0.7% पहुंच गई। लेकिन आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि साल 1991 के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में तो
काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तब आखिरकार नौकरियां गई कहां? लोगों को नौकरियां क्यों नहीं मिली? वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार अनिंदो चक्रवर्ती कहते हैं कि थॉमस पिकेटी से लेकर कई अर्थशास्त्रियों ने यह दिखाया है कि साल 1980 से लेकर 2015 तक ऊपर की 1% सबसे अधिक अमीर आबादी की आय में 6% से लेकर 22% तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर भले बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन धन का सेंट्रलाइजेशन हुआ है। जो पहले से और अमीर थे वह और अधिक अमीर बनते चले गए हैं। इसका मतलब है कि एक लंबे दौर में एक गैर बराबरी वाले समाज में किसी भी क्षेत्र में किया गया लिबरलाइजेशन, जहां सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, वह सबको नहीं पहुंचता है, बल्कि गरीबों को और अधिक गरीब बनाता है। इसलिए भरपूर संदेह है कि कृषि जैसा खस्ताहाल क्षेत्र जब सरकार के इंटरफेरेंस से पूरी तरह से आजाद होगा, तब 2 हेक्टेयर से कम जमीन रखने वाले तकरीबन 86.2% किसानों की स्थिति पहले से भी बहुत अधिक बदतर हो जाएगी। अब हम थोड़ा उन देशों की तरफ भी देख लेते हैं जिन देशों ने बड़ी धूमधाम से खुले बाजार को अपनाया है। अर्थशास्त्री देवेंद्र शर्मा दैनिक हिंदुस्तान में लिखते हैं कि अमेरिका में 6 से 7 दशकों से खुला बाजार है। अभी हाल ही में अमेरिकी कृषि विभाग के एक अर्थशास्त्री ने कहा है कि अमेरिकी किसानों की जो आमदनी है उसमें बहुत गिरावट हुआ है। इससे पता चलता है कि जो बाजार सुधार अमेरिका में कृषि क्षेत्र में तकरीबन 70 साल पहले किए गए थे, वह नाकाम साबित हो चुका है। इस साल अमेरिका के किसानों पर 425 अरब डॉलर का कर्ज हो गया है। वहां ग्रामीण इलाकों में आत्महत्या की दर शहरों से 45% ज़्यादा है। यह वह देश है जहां ओपन मार्केट है, जहां बड़ी कंपनियों के लिए कोई भंडार सीमा नहीं है, अनुबंध खेती और वायदा बाजार भी है। वहां एक देश एक बाजार ही नहीं, बल्कि एक दुनिया एक बाजार की बात की जाती है। वहां के किसान दुनिया में कहीं भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बावजूद वहां कृषि संकट गंभीर है। अगर हम यूरोप में देखें तो फ्रांस में एक साल में 500 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अमेरिका में वर्ष 1970 से लेकर अभी तक 93% जो डेयरी फार्म थे वो बंद हो चुके हैं। इंग्लैंड में 3 साल में 3000 डेयरी फार्म बंद हो गए। अमेरिका, यूरोप और कनाडा में सिर्फ कृषि ही नहीं बल्कि कृषि एक्सपोर्ट भी सब्सिडी पर टिका हुआ है। ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हर साल 246 अरब डॉलर की सब्सिडी अमीर देश अपने किसानों को देते हैं। बाजार अगर वहां कृषि की मदद करने की स्थिति में होता तो इतनी सब्सिडी की जरूरत क्यों पड़ती? हमें सोचना चाहिए कि ओपन मार्केट का यह वेस्टर्न मॉडल हमारे लिए कितना कारगर रहेगा। हमारे नौकरशाह वेस्टर्न मॉडल का कट एंड पेस्ट कर कब तक कृषि को कमजोर करने वाली योजनाओं का मसौदा तैयार करके हमारे सामने पेश करते रहेंगे। अंग्रेजी टीवी के मशहूर एंकर राजदीप सरदेसाई ने जब कृषि क्षेत्र के मशहूर पत्रकार पी साईनाथ से सवाल पूछा कि कृषि में काम करने वाले लोग अधिक हैं लेकिन कृषि से होने वाली जो आमदनी है वह बहुत कम है, तो पी साईनाथ ने जवाब दिया कि इस पेंडेमिक के बाद यह बात तो साफ है, यह सवाल बिल्कुल फिजूल है कि किसी क्षेत्र में स्टेट सपोर्ट होना चाहिए या नहीं। स्टेट की सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जैसे अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में किसानी सरकार के सब्सिडी के मदद से चल रही है, यानी स्टेट के मदद से चल रही है। बिना इसके खेती किसानी को संभालना आसान नहीं होगा। साल 1991 से लेकर अब तक तकरीबन 5 करोड़ लोगों ने खेती किसानी छोड़ दी है। वजह सिर्फ यह है कि सरकार ने खेती किसानी को सुधारने की बजाय खेती किसानी को बर्बाद करने वाली नीतियों को तरजीह दिया है। साल 2000 से लेकर 2016 के बीच किसी क्षेत्र को तकरीबन 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कॉरपोरेट कोई मदर टेरेसा नहीं है कि अपनी देख रेख में छोटे और मझोले किसानों पर ध्यान देंगे। इस तरह से यह साफ है कि भारत की खेती किसानी से सरकारी हस्तक्षेप को हटाकर चलने वाले रास्ते को अपनाना बिल्कुल ठीक नहीं। अभी तक के अनुभव बता रहे हैं कि कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से खोल देने से
छोटे और मझोले किसानों से भरे पड़े हिंदुस्तान के खेती को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि गैर बराबरी से पटा पड़ा हिंदुस्तान का समाज, जहां पर किसानी पर बहुत अधिक लोग हाशिए पे रहते हैं, अगर उन पर सरकार का ध्यान नहीं हुआ तो वो लुट जाएंगे। शुक्रिया।